क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ कह रहे हैं लेकिन सामने वाला उसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मैसेज भेजते हैं और उसका कुछ मतलब और ही निकल जाता है? तो कम्युनिकेशन का यह जादू और इसमें आने वाली जितने भी बाधाएं होती हैं वही तय करती है कि कोई भी कम्युनिकेशन यानी बातचीत या फिर हम बोल सकते हैं संप्रेषण सफल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम संप्रेषण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, उनके उत्तर को विस्तार से समझाएंगे और साथ में ऐसे डेली लाइफ के उदाहरण भी बताएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि आपको वहाँ मतलब आसान भाषा में उसको समझ आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार? तो देखिए फ्रेंड्स, संप्रेषण के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और मूक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण जिसे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके अंतर्गत आपके आते हैं बातचीत, भाषण, टेलीफोन वार्तालाप जो होते हैं ना फ़ोन पे, ये सभी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। लिखित संप्रेषण की बात करें यानी रिटन कम्युनिकेशन की, इसके अंतर्गत ईमेल, पत्र, रिपोर्ट आते हैं। और मूक संप्रेषण जिसके अंतर्गत शारीरिक भाव, हमारे चेहरे के हाव भाव आते हैं और किसी को संकेत देना, ये भी मूक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स इसको, कि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिर को हिलाकर हाँ कहता है या फिर नहीं कहता है तो यह मूक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संप्रेषण प्रकार एक दूसरे के बीच विचारों के आदान प्रदान में मदद करता है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, मूक संप्रेषण या यह सभी? तो देखिए, विचार एक दूसरे के बीच विचारों के आदान प्रदान में कौन से संप्रेषण मदद करते हैं? तो ये सभी संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कक्षा में जब टीचर्स पढ़ाते समय बोलते हैं तो उसे हम मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत रखते हैं। अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो लिखित संप्रेषण हो गए। अगर फिर टीचर हाथ के इशारों से हमें समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो वहाँ मूक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मौखिक संप्रेषण का क्या मतलब है? केवल शारीरिक संकेत आता है इसमें, या फिर विचारों को शब्दों में व्यक्त करना होता है, या फिर केवल लिखित संदेश, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, मौखिक संप्रेषण में शब्दों के माध्यम से विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विचारों को शब्दों में व्यक्त करना मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स, टीवी पर कोई भी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ क्या है, मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संप्रेषण के मूक प्रकार में क्या शामिल होता है? शरीर की भाषा, इशारे, चेहरे के हाव भाव और ये सभी। तो देखिए, मूक संप्रेषण में बिना शब्दों का संचार होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी शारीरिक भाषा हो गई, हमारे संकेत, इशारे, चेहरे के हाव भाव, ये सभी क्या होते हैं, संप्रेषण के मूक प्रकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में भौहें चढ़ा लेता है तो यह मूक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका कि लिखित संप्रेषण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कि यह केवल मौखिक होता है, यह स्थायी होता है, या फिर यह संक्षिप्त होता है, या फिर यह व्यक्तिगत होता है? तो देखिए, लिखित संप्रेषण की सबसे बड़ी विशेषता इसका गुण जो होता है फ्रेंड्स, वह स्थायित्व होता है। ठीक है, यह लंबे समय तक हमारे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहता है, जिससे कभी भी कोई भी इसे फ्यूचर में पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हम सरकारी दस्तावेज, अनुबंध, कानूनी दस्तावेज, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सभी लिखित संप्रेषण के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है यह स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स आपका, संप्रेषण में फीडबैक का क्या मतलब है? यह केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है? बी ऑप्शन है संप्रेषण प्रक्रिया का यह अंतिम चरण है,
सी ऑप्शन है यहाँ संदेश के प्रभावी होने का संकेत है, और डी ऑप्शन है इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, फीडबैक संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया या प्रोसेस होती है जो यहाँ निश्चित करती है कि जो रिसीवर है यानी कि प्राप्तकर्ता है उसने मैसेज को सही ढंग से समझा है भी या नहीं समझा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, संप्रेषण में फीडबैक का जो मतलब होता है, इसमें जो सही आंसर है वह है संदेश के प्रभावी होने का संकेत होता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल से इसको समझाते फ्रेंड्स। जब टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ फीडबैक का ही उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा संप्रेषण किसके द्वारा संभव है? स्पष्टता, या फिर शारीरिक संप्रेषण, या केवल लिखित संप्रेषण, या फिर सभी? तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा संप्रेषण तभी संभव होता है जब संदेश स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और उद्देश्यपूर्ण हो। ठीक है, अगर स्पष्ट नहीं है तो उससे संप्रेषण में गलतफहमी भी हो सकती है। तो जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं फ्रेंड्स, एक अच्छी तरह से लिखा हुआ ईमेल या फिर कोई स्पष्ट निर्देश जो होता है, दिया गया भाषण जो होता है, स्पष्ट मतलब दिया गया भाषण और अच्छी तरह से लिखा हुआ ईमेल, ये सभी प्रभावी संप्रेषण के उदाहरण हैं। तो अच्छा संप्रेषण किसके द्वारा संभव है? उसमें स्पष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? आपके ऑप्शन है शोर, शब्दों का असंगत उपयोग, या फिर अभिव्यक्ति का अस्पष्ट होना। ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए, संप्रेषण में कई बाधाएं हो सकती हैं, जैसे कि बाहरी शोर होना, अस्पष्ट भाषा, गलत शब्दों का उपयोग और मानसिक अवरोध, ये सभी संप्रेषण में बाधाएं हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे फ़ोन पर नेटवर्क खराब होने के कारण, मतलब फ़ोन पर जब नेटवर्क चले जाता है तो उसके कारण आवाज़ साफ नहीं आती है, तो यहाँ एक संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बताएं वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में संचार शोर का अर्थ क्या है? आवाज़ का शोर, या फिर संदेश में गलतफहमी, या विचारों का आदान प्रदान, या कोई नहीं? तो देखिए, संचार शोर का मतलब होता है वह कोई भी रुकावट या बाधा जो किसी मैसेज को सही तरीके से समझने में, जो किसी संदेश को सही तरीके से समझने में रुकावट डालती है, उसे हम संचार शोर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी मीटिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर ट्रैफिक का जो शोर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? संचार शोर कहते हैं इसे। ठीक है, कम्युनिकेशन नॉइज कहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, संप्रेषण में संचार शोर का मतलब क्या है? संदेश में गलतफहमी होना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक संप्रेषण का क्या अर्थ है? केवल शारीरिक इशारे, या फिर विचारों को विस्तार से व्यक्त करना, या फिर संक्षिप्त में बात करना, या फिर किसी विचार को नहीं बताना? तो देखिए, विवरणात्मक संप्रेषण में विचारों और संदेशों को स्पष्ट और विस्तार से समझाया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी घटना की विस्तृत रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्टिंग, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विचारों को विस्तार से व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संप्रेषण के किस प्रकार में शब्दों का ज़्यादा महत्व होता है? शब्दों का पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मौखिक संप्रेषण, बी ऑप्शन है लिखित संप्रेषण, सी ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो मौखिक संप्रेषण जो होता है उसमें शब्दों का ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान इसमें सीधे हम बातचीत यानी वार्तालाप के माध्यम से करते हैं। जैसे कि टेलीफोन पर हम फ़ोन पर हम बातचीत करते हैं, क्लास में टीचर्स का पढ़ाना, ये भी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में किस तत्व का योगदान सबसे ज़्यादा होता है? संप्रेषण में किस तत्व का योगदान सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन है शारीरिक इशारे, शब्द, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए शब्दों के साथ साथ शरीर की भाषा और हमारे चेहरे के हाव भाव का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि एक नेता जब भाषण देते हैं तो नेता का भाषण देते टाइम हाथ के इशारे और उनके चेहरे के हाव भाव, ये दोनों ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण में किस तत्व का योगदान सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा शारीरिक इशारे और शब्द। ठीक है, ये दोनों ही इनका योगदान ज़्यादा होता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अच्छा संप्रेषण किस स्थिति में प्रभावी होता है? जब संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त होता है, जब संदेश लंबा और जटिल होता है, या फिर जब केवल एक ही व्यक्ति संवाद करता है, या जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि इससे गलतफहमी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि किसी आपातकालीन स्थिति में जो स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा संप्रेषण कब प्रभावी हो जाता है? जब संदेश स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो, ना कि लंबा और जटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संप्रेषण में समझने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अच्छे शब्दों का उपयोग करके, या फिर संक्षिप्त संवाद से, या विचारों को पुनः स्पष्ट रूप से व्यक्त करके, या ऑप्शन डी है केवल लिखित संकेत द्वारा, संदेश द्वारा। तो देखिए, यदि संप्रेषण स्पष्ट नहीं होगा तो विचारों को पुनः स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि किसी टीचर्स का कठिन टॉपिक को, जैसे कोई कठिन टॉपिक है, बच्चों को समझाए टीचर ने, ठीक है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, फिर टीचर क्या करेगा, उस टॉपिक को दोबारा अपनी आसान शब्दों में, आसान भाषा में उनको समझाएगा। तो संप्रेषण में समझने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? विचारों को पुनः यानी दोबारा स्पष्ट रूप से व्यक्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में प्रत्येक को शामिल करना, इसका क्या महत्व है? यह संदेश को एक तरफा बना देता है, यह विचारों का आदान प्रदान बढ़ाता है, यह केवल एक व्यक्ति के लिए होता है, या फिर इसका कोई महत्व नहीं है? तो देखिए, जब सभी संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो विचारों का आदान प्रदान बेहतर होता है। ठीक है, जैसे कि किसी मीटिंग में सभी सदस्यों को अपनी राय देने का जब मौका दिया जाता है तो इससे संप्रेषण अच्छा बनता है। ठीक है, तो संप्रेषण में प्रत्येक को यानी हर व्यक्ति को शामिल करने, इसका महत्व है, यह विचारों का आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। अच्छे संप्रेषण में सकारात्मकता का क्या महत्व है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे संप्रेषण में सकारात्मकता का क्या महत्व है? तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। यह संप्रेषण को केवल समझने योग्य बनाता है, यह संदेश को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाता है, या फिर यह संदेश को कम प्रभावी बना देता है और इसका कोई महत्व नहीं है। डी ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए, सकारात्मकता संप्रेषण को प्रभावी और आकर्षक बनाती है, जिससे संदेश सही तरीके से पहुंचता है और दूसरे व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझ में आता है। सकारात्मक भाषा उपयोग करने से संवाद अधिक प्रेरणादायक और प्रभावशाली बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई टीचर्स छात्रों को डांटने के बजाय उनको प्रेरित करने वाले शब्दों का यूज करते हैं तो छात्र सीखने में अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, कोई टीचर बोल सकता है कि तुम यह कर सकते हो। ठीक है, तुम यह कर सकते हो, इसकी तुलना में बोलें कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी। इससे कहने से छात्र पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो सकारात्मकता जो है फ्रेंड्स, इसका क्या महत्व है? यह संदेश को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में स्रोत का क्या कार्य होता है? या फिर संप्रेषण में स्रोत की भूमिका क्या होती है? संदेश को तैयार करना, संदेश को दूसरे तक पहुंचाना, या संदेश को सही रूप में प्रस्तुत करना, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में सोर्स या स्रोत वह व्यक्ति या माध्यम होता है जो संदेश को तैयार करता है, उसे भेजता है और यह सुनिश्चित करता है कि संदेश प्रभावी तरीके से प्राप्तकर्ता तक पहुँचे। जैसे कि जब कोई टीचर्स कक्षा में पढ़ाता है तो वह संप्रेषण का सोर्स यानी स्रोत होता है, और जब टीवी समाचार जो पढ़ते हैं, जैसे कि कोई न्यूज प्रस्तुत किए जाते हैं टीवी समाचार वाचक के द्वारा, तो जो समाचार वाचक होते हैं वह स्रोत होते हैं। ठीक है, और जब कोई बुक्स लिखी जाती है तो जो लेखक होता है उसका वह संप्रेषण का स्रोत होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, संप्रेषण प्रक्रिया में स्रोत की भूमिका होती है संदेश को तैयार करना, दूसरों तक पहुँचाना और उसको सही रूप में प्रस्तुत करना। तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप पढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, संप्रेषण के कौन से प्रकार हैं जो दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं? व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, जन संप्रेषण या सभी प्रकार?
तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यदि हम सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले संप्रेषण की बात करें तो इसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहा जाता है, क्योंकि यह एक दो तरफा संवाद होता है जिसमें दोनों व्यक्तियों का ध्यान और उनकी अभिव्यक्ति दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और इसमें संदेश का आदान प्रदान दोनों पक्षों के द्वारा किया जाता है और प्रतिक्रिया भी वहाँ पर तुरंत मिलती है, क्योंकि यह संप्रेषण व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे कि किसी दोस्त से बातचीत या फिर किसी सहकर्मी के साथ चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपने मित्र से अपने दिन के बारे में बात करता है, मतलब अपनी डेली रूटीन या डेली लाइफ के बारे में कुछ भी मतलब पर्सनल बात करता है, तो यह व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामूहिक संप्रेषण में संदेशों का प्रचार किस प्रकार से होता है? केवल एक व्यक्ति द्वारा, या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, या समूह के सभी सदस्यों के द्वारा, या फिर कोई नहीं? तो सामूहिक संप्रेषण जो होता है, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें संदेश का प्रसार एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सामूहिक है, तो इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा संदेश का प्रसार किया जाता है। और इसका जो एम होता है, इसका उद्देश्य एक बड़े समूहों तक जानकारी पहुंचाना होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, टेलीविज़न पर आने वाला कोई न्यूज़ बुलेटिन जो कि लाखों दर्शकों तक पहुंचता है, तो यह सामूहिक संप्रेषण का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, संप्रेषण में शोर किस प्रकार के होते हैं? नॉइज किस प्रकार के हो सकते हैं? ऑप्शन है शारीरिक शोर, मानसिक शोर, पर्यावरणीय शोर या सभी प्रकार के। तो देखिए फ्रेंड्स, संप्रेषण में शोर का मतलब होता है शोर वह किसी भी प्रकार की रुकावट होती है जो किसी संदेश के स्पष्ट आदान प्रदान को प्रभावित करती है, और यह शोर संदेश को विकृत कर सकता है, जिससे कि रिसीवर सही तरीके से संदेश को समझ नहीं पाता है, ठीक है। और शोर कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि शारीरिक शोर, मानसिक शोर, पर्यावरणीय शोर, बहुत सारे शोर होते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी प्रकार के, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कभी भी मेरी नई वीडियो मिस ना करें।